स्टार्ट कर देते हैं। यस, तो हमने थर्सडे को पढ़ा था कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तीन तरह के हमने बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। एक थर्ड फोर्थ वैरायटी भी होती है पर आपके काम का नहीं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के किसके बीच में था? मेटल्स और नॉन मेटल्स। कोवलेंट किसके बीच में था? मेटल्स और मेटल। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता था? मेटल अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था किसको? नॉन मेटल को। मेटल गिवर है और नॉन मेटल टेकर है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती बहुत स्ट्रांग होती थी, क्योंकि दोनों अलग अलग आइंस बनाते थे, केटाइंस और एनाइंस बनाते थे। केटाइंस आपके पॉजिटिव थे, एनाइंस आपके नेगेटिव थे। तो नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती थी, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग बनती थी, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता था? शेयरिंग होती थी। ठीक है, जैसे दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर अगर उनमें किसी वजह से, जैसे दोनों फ्रेंड बहुत अच्छी शेयरिंग करते हैं, ठीक है, अब उनके बीच में कोई थर्ड एलिमेंट आ जाए, है ना, और थर्ड ऐसी बात आ जाए जिससे उनकी दोस्ती टूट सकती है। होता है, आराम से, बिल्कुल होता है। दोस्तों में छोटी सी बात आती है, दोस्ती टूट जाती है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड बड़े वीक होते हैं, क्यों? दोनों शेयरिंग पे जी रहे हैं, वो उसकी हेल्प कर रहा है, वो उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, जबकि आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में बड़ी मजबूत बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, तो अगर आपको मेटल्स नॉन मेटल को पहचानना है, जैसे अभी हमने इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे, मेटल नॉन मेटल हम पढ़ रहे हैं, तो कोई एलिमेंट मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, तो हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या फिजिकल के बेस से बता सकते थे भाई वो मेटल आपका एलिमेंट जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है? पर वहां पर हमने क्या देखा था कि कुछ प्रॉपर्टीज कैसी थी, मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टी थी जो नॉन मेटल जैसी थी, और नॉन मेटल्स कुछ ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी मेटल जैसी थी। तो फिजिकल को देख के आप एकदम क्लियर नहीं हो सकते थे। आप 80% बता दोगे इट इज मेटल और नॉन मेटल, पर आप स्टिल फुल नहीं बता सकते मेटल नॉन मेटल। फिर हमने आगे पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा कि भाई ये मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। हमने कई सारी रिएक्शंस पढ़ी थी, और ऐसे हम नॉन मेटल पढ़ी, तो वहां से भी हमको बहुत क्लियरिटी आई। अब हम 95% श्योर है कि भाई ये मेटल है या ये नॉन मेटल है। अब इसका थर्ड फेज था इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, तो हमने फिर आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा और हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ा। अब आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है भाई हम ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बॉन्ड होते हैं, ये जो कंपाउंड बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग नॉर्मली जो बॉन्डिंग होती है वो सॉलिड होती है। जैसे आप नमक को देखो, NaCl कैसा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड बनेंगे वो नॉर्मली सॉलिड होते हैं, नॉर्मली। ठीक है, तो जैसे आपका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। अब ये सॉलिड क्यों होते हैं? इसका रीजन होता है जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, कैटाइंस और आयनाइंस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनका क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, समथिंग ऐसा। तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स, ये समझो एक स्ट्रक्चर, फिर इसके साथ में दूसरा स्ट्रक्चर, इसके साथ में तीसरा स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। तो इनके बीच में बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है। इस वजह से ये जो जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ये सारे लगभग सॉलिड होते हैं। तो ये हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। सॉलिड होंगे, बहुत कठोर भी हो सकते हैं और बहुत ब्रिटल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से आप कंपाउंड बना रहे हो। ये इसका फर्स्ट क्वालिटी होता है आयनिक बॉन्ड का, कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, कंपाउंड जो भी होंगे वो आपके सॉलिड होंगे। सेकंड, आयनिक बॉन्ड को कंपाउंड्स को कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आप नमक को देखो, नमक को पानी में घोल दो तुरंत घुल जाता है, बट उसको गर्म करो 800 डिग्री तक के ऊपर ये मेल्ट होता है। सोचो कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ionic compound of made of positive and negative ions, there is strong force of attraction। दोनों एकदम मजबूत जोड़, कहते हैं फेविकोल का मजबूत जोड़। तो फेविकोल के मजबूत जोड़ को तोड़ने के लिए हाथी लगाओ तो हाथी भी फेल हो जाता है। तो सेम वे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको हीट करना पड़ता है तब ये मेल्ट या बॉइलिंग होता है, क्योंकि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और इसको ब्रेक करने के लिए हमको बहुत सारी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तभी आप इसको ब्रेक कर पाते हो। अदरवाइज इसको नॉर्मली आप नमक को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया।
नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट, यस, वेरी क्विक। थर्ड पॉइंट कैसा होता है? आयनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल में। चीनी को आप मिलाइए घुल जाती है, आप नमक को मिलाइए घुल जाता है। बट अगर आप नमक को अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कौन कौन से? ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, कैरोसिन, ये सब लिक्विड होते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब लिक्विड होते हैं। वाटर भी एक लिक्विड है, ये सब लिक्विड है। तो आपका नमक जो होता है NaCl, वो आराम से पानी में घुल जाता है। तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं पानी में आराम से घुल जाते हैं, बट वो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं उसमें डिजोल्व अनडिजोल्व रहते हैं, वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। सोडियम क्लोराइड इज soluble इन वाटर, बट इट इज insoluble इन एनी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये इसकी खासियत होती है। तो आप बता सकते हो जो सोडियम है और जो ये मतलब NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है। ये पानी में घुल गया तो मतलब आयनिक है, पानी में नहीं घुला मतलब कोवेलेंट है। पानी में घुल गया आयनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं घुला इसका मतलब कोवेलेंट है। ठीक है। आपका जैसे कॉपर सल्फेट है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। किसका किसके बना है? कॉपर और सल्फेट, सल्फाइड से बना है। ठीक है। आप इसको पानी में मिलाइए, मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आता इसको। ऐसा क्यों होता है? जो वाटर होता है ना, वाटर में एक खास एक कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फ्यूचर क्लासेस में पढ़ोगे जब आप 11th 12th में जाओगे। ठीक है। ये वाटर की खासियत क्या होती है? जो भी आयनिक कंपाउंड होता है उसके अट्रैक्शन फोर्स को वीक कर देता है। जैसे आपका Na और Cl है, इसके बीच में जो भी बॉन्डिंग है, ये वाटर क्या करता है? इसको ब्रेक कर, इसको कमजोर कर देता है। कमजोर होने से क्या होता है? नमक पानी में घुल जाता है। ये आपको वर्डिंग्स याद रखनी है। क्या वर्डिंग याद रखनी है? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, वाटर क्या करता है? इसके अट्रैक्शन फोर्स को वीक कर देता है। तो जब वीक कर देता है तो क्या होता है? वो उसमें घुल जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसका हर एक जो लिक्विड होते हैं ना, सब पे एक कांस्टेंट होता है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत हैवी होता है। इस वजह से बहुत मजबूत होता है वाटर। इसलिए आप देखो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। कि वाटर में आप देखो कई सारी चीज घुल जाती है, बहुत कम ऐसी चीज होंगी वो जो वाटर में नहीं घुलती। मैक्सिमम वाटर हर चीज को एब्जॉर्व कर लेता है, और जो अदर लिक्विड्स होते हैं ये इसको एब्जॉर्व नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी आप कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है। आप नॉर्मल अगर कोई वाटर हो, पानी हो, आप पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे, पास नहीं होता। मतलब आप उसमें एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल कर दो, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल कर दो, दो वायर लगा दो, ऐसा स्ट्रक्चर। ऐसा, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये वाला, यस, ऐसा वाला। अगर ये प्योर वाटर होगा, अगर ये प्योर वाटर होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर में कोई आयंस नहीं प्रेजेंट है। पर जो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दो, थोड़ा इसमें सॉल्ट ऐड कर दो। सॉल्ट क्या है? Na+, और Cl-, इसके कॉम्बिनेशन से तो बना NaCl। तो मतलब आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चाहिए। तो यहाँ से उसका डिमांड पूरा है, तो फिर आपका बल्ब जल जाता है। तो जितने भी आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो पानी में जब डिसॉल्व करोगे तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एज आयंस। जबकि आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। हाँ, अब कौन से आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है? सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स में। जो आपके सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आयन से तो बने होते हैं, बट दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्योंकि सॉलिड स्टेट में होंगे उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा ना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सॉलिड है, कि यहाँ पर मूव कर सकता है क्या अपने आप? नहीं कर सकता। पर जब वो वाटर में मिल जाता है, तो वाटर में कैसा है कि वो आयंस ट्रेवलिंग करते हैं। आप अगर पानी में जब आप नमक मिलाते हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि कॉर्नर का पानी खारा है और ऊपर का पानी खारा नहीं है। वो जो नमक होता है पूरे उसमें घुल जाता है। जबकि सॉलिड अगर एक जगह रखा है, वो उसी जगह रखा हुआ है, तो मूवमेंट नहीं होता है यहाँ पर आयंस का। इसलिए जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। आप नमक ले लीजिए, ऐसा किसी भी इसमें नमक डाल दीजिए और इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने का कोशिश कीजिए, पास नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सॉलिड है। आयंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, आयंस मूव नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आयंस एक तरह से आपके चार्जेस है जो मूव करते हैं।
तो सॉलिड के केस में मूव नहीं करते, पर जब उसको आप पानी में मिला देते हो तो वो उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है देखो, द आयंस हेल्ड टुगेदर इन ए फिक्स्ड पोजीशन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड कैनॉट बी मूव फ्रीली। ठीक है, इसलिए जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर जब हम इसको वाटर में मिलाते हैं, इसको आयनिक सॉलिड को, तो वाटर क्या करता है, उसके फोर्सेस को ब्रेक कर देता है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, देन आयंस बिकम फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको इसमें पॉइंट भी पता होना चाहिए, कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो जब उसमें जाते पानी मिलते हैं तो आप फ्रीली घूम सकते हैं, जब फ्रीली घूम सकते हैं आयंस तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेम उसका सॉलिड क्लोराइड का आपको एग्जांपल दिया, Na+ आयन और Cl- आयन, दे बिकम फ्री एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट यहाँ तक किसी को तो पूछ सकता है आप लोग। एनी डाउट? चलो वेरी गुड। देखो ये पूरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो आप चाहो तो आप घर पे भी कर सकते हो, है ना। बहुत सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक चम्मच में नमक ले लो और इसको हीट करने की कोशिश करो। गैस के ऊपर आप हीट कर ले, मोमबत्ती के ऊपर आप करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि ये सोडियम क्लोराइड मेल्ट नहीं होगा। क्यों? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा 800 सेंटीग्रेड, 800 के आसपास है। तो आप मोमबत्ती से आप उतना टेम्परेचर रेज कर ही नहीं सकते हो। ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं आराम से। ठीक है। दूसरा, आप नमक को पानी में घोल के देखिए, सॉल्युबल हो जाएगा। यस। आप विशाल, आई थिंक आप तो हर चीज ट्राई करते हो। ठीक है। देखो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यस। आप इसको दूसरे किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके देखिए। ठीक है। खासकर जो हम ये दवाई पीते हैं, खांसी की दवाई वगैरह होती है, आप उसमें नमक मिला के देखिए, आपको नीचे नमक की लेयर दिखाई देगी, तो उसमें डिसॉल्व नहीं होता। ये भी आप ट्राई कर सकते हो घर पे। सेकेंड। ठीक है। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी आप कर सकते हो। अगर आप थोड़े ज्यादा साइंस के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप ये भी एक्सपेरिमेंट सेटअप कर सकते हो। ये आपके दो इलेक्ट्रोड्स हो गए हैं, ये आपका बल्ब हो गया कनेक्ट करके, या मोस्टली आप लेबोरेटरी में करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो जब इसमें प्योर वाटर था तब ये बल्ब नहीं जला था, पर जब आपने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, थोड़ा नमक उसमें डाल दिया, आप देखोगे आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। आप अगर स्कूल में होते शायद आपको एक्सपेरिमेंट स्कूल में कराए जाते। ठीक है। तो ये आपकी आयनिक प्रॉपर्टीज है, और इसके एकदम ऑपोजिट आपकी कोवलेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है। हमने आयनिक प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, वो सॉलिड होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, दीज आर मोस्टली लिक्विड और गैस। ठीक है। ओनली कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है कि सॉलिड होते हैं, बट बाकी आपके मैक्सिमम गैस मिलेंगे, बाकी आपके लिक्विड मिलेंगे। जैसे आपके अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये सब आपके क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये सब लिक्विड्स है। ठीक है। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, क्लोरीन, ये सब गैसेस हैं। ठीक है। यूरिया, केन शुगर, ग्लूकोज, नेप्थोलिन बॉल्स, आयोडीन्स, ये आपके सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है। तो नॉर्मली कोवलेंट कंपाउंड नॉर्मली लिक्विड गैस होते हैं, कुछ आपके गैस होते हैं सॉलिड्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग की वजह से क्या होता है, इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों दोस्त लोग हैं, झगड़ा होगा, तुरंत दोस्ती खत्म करके निकल जाते हैं। इसका मतलब दोस्ती तो है, बॉन्डिंग तो है, बट कैसी कमजोर बॉन्डिंग है। आजकल तो भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। पहले भाई भाई को कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग, बड़ी मजबूत रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। आजकल वो भी कमजोर हो गया है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। इसलिए जब वीक फोर्स होगा तो कैसे होंगे, लिक्विड होंगे या गैसेस होंगे। सेकंड आपका, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। जब वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा तो क्या होगा, उसको ब्रेक करना इजी है, मेल्ट करना इजी है, बॉइल करना बहुत इजी है। इसलिए इनके बॉइलिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर काफी कम होते हैं। क्यों? सेम रीजन वही है, बिकॉज उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। उनको थोड़ा सा भी आप हीट एनर्जी दोगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी लो रहता है। पर इसमें भी कुछ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है। ये कैसे होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन है, याद रखना है।
ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में डायमंड ग्रेफाइट कैसे, जिनका हाईयर मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्ड चीज, कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी होते हैं ये पानी में नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, बट आप इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालोगे सब घुल जाएंगे। नेप्थालीन बॉल्स वाटर में इंसॉल्युबल होता है, बट आप इनको बाकी जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है उसमें डिसॉल्व कर सकते हो। आपको मेरी आवाज आ रही है बाकियों को? अथर्व कह रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही उसको। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? यस। अथर्व आपने एंड पे बेटा माइक चेक करो, आपका कुछ माइक का इश्यू है आपका। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट था हमारा, कोवेलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो एकदम उल्टा, आयनिक में क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। उसका अपोजिट क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यस, ये आपका थर्ड पॉइंट। अब इसमें देखो कुछ एक्सेप्शन आ गए, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया, दीज आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। तो एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। तो ये पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, आपका ग्लूकोज पानी में घुल जाता है, शुगर आपका पानी में घुल जाता है, यूरिया आपका पानी में घुल जाता है। तो वापिस वही कंफ्यूजन आ गई। अब कैसे समझे कि आयनिक है कोवेलेंट है? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्डिंग में जो फोर्थ पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपके तीनों में एक्सेप्शन था कि कोवेलेंट बॉन्ड लिक्विड गैस होते हैं बट सॉलिड भी होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड भी सॉलिड होते थे। सेकंड पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर बोल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट में, बट उसमें भी डायमंड ग्रेफाइट था भाई, उनका टेम्परेचर तो हाई होता है। थर्ड पॉइंट, वो पानी में नहीं घुलते कोवेलेंट बॉन्ड, बट हमने दो एक्सेप्शन देखे भाई, ये तो पानी में घुल जाती है, HCl घुल जाता है ना। और जो फोर्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड किसी भी केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है ना, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो फोर्थ वाला है, ये आपका एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। ये सेम वही तीन एक्सपेरिमेंट है, आप इसको हीट करके देख सकते हो, आप उसको पानी में घोल के देख सकते हो, वो सेम वही एक्सपेरिमेंट है। क्लियर? अब हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये तीन पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, मेल्टिंग वाले, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका हाई रहता है, इसका लो रहता है, इसमें एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन था। बट द बेस्ट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड, तो बेस्ट टेस्ट को कौन सा होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है किसमें, मोल्टन स्टेट में, आपका आयनिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए, पानी में घुला होना चाहिए। अगर पानी लाइट जल रही है तो मतलब आयनिक कंपाउंड है, अगर नहीं जल रही तो मतलब कोवेलेंट कंपाउंड है। इसका बेस्ट तो आपसे पूछा भी जा सकता है भाई कौन सा टेस्ट करेगी, आपको बता सकते हो आयनिक कंपाउंड होगा या कोवेलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, बाकी आपका टेबल फॉर्म में आपको मिल जाएगा, सेम वही पॉइंट इसमें रिपीटेड है, चारों पांचों। कोई डाउट यहाँ तक? फिर हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर क्लास को हम एंड करेंगे। एनी डाउट टिल हियर? नेक्स्ट क्लासेस हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स नॉन मेटल हमको जमीन से कैसे मिलते हैं, वो इम्प्योर होते हैं, उनको प्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है, अगली क्लास के लिए। चलिए, सिंपल प्रॉब्लम आपके सामने है, आंसर बताइए मुझे। इन ए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए बी, हम कोई कंपाउंड बनाना है ए बी, उसमें ए एटम क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और बी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड होगा ए और बी के बीच में, आयनिक बॉन्ड। गिव एन एग्जांपल, कोई आप एग्जांपल दीजिए। अगर आयनिक बॉन्ड है तो गिव सम एग्जांपल। यस, NaCl, वेरी गुड। और कोई उसके अलावा? BaCl2 अमित ना, बेरियम के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो BaCl2 बनेगा। यस, अकरेंस ऑफ मेटल पार्टिकल्स, हाँ बच्चों उसमें कवर अप होगा ना, थर्ड पार्ट वही है कि मेटल्स कहाँ से मिलते हैं, फिर उनको एक्सट्रैक्ट कैसे, वो थर्ड पार्ट है इसका। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलो सेकंड क्वेश्चन, एक एलिमेंट ए है, उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट बी है, उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। द कंपाउंड फॉर्म
डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सीबीएसई ने डिलीट किया ना। आप लोग कहेंगे तो देखो पढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग स्टूडेंट लोग बताइए कि पढ़ाना नहीं पढ़ाना आपके ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें काम आएंगी। देखो हम जो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे ये आपको कब काम आएगा, मेटलर्जी जब पढ़ोगे, मेटलर्जी में काम आता है। हाँ वही बोला, यस। मेरी इच्छा पढ़ाऊं, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट है पक्का पढ़ाऊं आपको, ताकि आपको फ्यूचर क्लास में हेल्प लगेगा। क्योंकि 11th 12th में आपकी केमिस्ट्री मेटलर्जी करके एक टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, तो आपको हेल्प करेगा। जो बच्चे खासकर साइंस लेना चाहेंगे ना, इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जाना चाहेंगे, उनको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। क्यों, आप मेटल्स पढ़ेंगे, उनके और कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जरूरी है। अभी देखो अपने पास टाइम सफिशिएंट है, तो अपने को एक्स्ट्रा पढ़ाने में कोई नुकसान नहीं। टाइम कम होगा तो अलग बात है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कीजिए। एलिमेंट ए के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एलिमेंट बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो कौन से टाइप का होगा ये कंपाउंड? आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा? यस, वेरी गुड, कोवेलेंट होगा। क्या आप कंपाउंड गैस कर सकते हो कौन सा कंपाउंड बनेगा? कंपाउंड का नाम बता सकते हो कौन सा कंपाउंड बन सकता है? कोवेलेंट एकदम करेक्ट है। कंपाउंड कौन सा बनेगा? ए के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सोचो 4 इलेक्ट्रॉन किस किस में होते हैं, और बी में आउटर में 7 है। सोचो, बनाओ, गिव मी कंपाउंड, कंपाउंड क्या होगा? यस, कार्बन विद समथिंग एकदम करेक्ट है। तो कौन सा समथिंग? CaCl2 थोड़ा करेक्ट है, थोड़ा तुम्हारा क्या कहते हैं अथर, लेकिन थोड़ा इनकरेक्ट भी है। समृद्धि बेटा, सी, कार्बन सी होता है कैल्शियम, कार्बन का केवल सी होता है, और आपका जो कैल्शियम होता है उसके एटॉमिक आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 नहीं होते। प्लीज चेक। सोच, बहुत इजी है। पहले देखो कार्बन ले लो, कार्बन के आउटर शेल में कितने होते हैं? 4, हमने 4 लगा दिए, ठीक है। ये आपका कंपाउंड ए हो गया। अब दूसरे कंपाउंड के आउटर शेल में कितने हैं? 7। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हो, ऐसा, लॉजिकली सोचो। नहीं यार, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो तुम? कहाँ तुम मैग्नीशियम पहुंच गए? मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा है एलिमेंट ए हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। शुभम बेटा, हाइड्रोजन के आउटर शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन किस किस में होता है बताओ? 7, पहले ये बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन किस किस कौन कौन से नॉन मेटल में होते हैं? हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं ना, इतने सारे हैं ना आपके पास। इसमें से किसी को यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो क्लोरीन, यहाँ लगा दो क्लोरीन, यहाँ लगा दो क्लोरीन, यहाँ लगा दो क्लोरीन। अब कितने क्लोरीन यूज हुए? 4 हुए या 2 यूज हुए? और उसका कितने यूज हुए, हमने क्लोरीन कितने यूज किए? 4 ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CCl4। सिंपल एकदम। कार्बन के आउटर शेल में 4, ठीक है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। अब क्लोरीन के पास, क्लोरीन एक ही ले सकता है, एक ही शेयर कर सकता है, तो कितने क्लोरीन लगेंगे? 4 क्लोरीन लगेंगे। तो क्या बन गया? CCl4। या आपको CF4 बन सकता है, या CBr4 बन सकता है, या CI4 भी बन सकता है, क्योंकि सबके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ये सारे एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल, सारे करेक्ट है। तो जो भी 7th वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हैं उनको लिखना, उनको याद करना सीखो। एटलीस्ट 2 तो याद रखो, फ्लोरीन और क्लोरीन। ब्रोमीन आयोडीन याद रहा तो भी अच्छी बात है। अभी क्लियर सबको? ये तो बहुत इजी था यार।
देखो आपका ऐसा बनेगा, ये भी आपको समझाया मैंने। ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, आपका बन जाएगा CCl4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। गिव द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड्स of element A and B having atomic number 6 and atomic number 11। आपका जो एलिमेंट A है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, और जो दूसरा B है उसका एटॉमिक नंबर 11 है। ये एटॉमिक नंबर याद रखना, एटॉमिक नंबर। बताइए क्या कंपाउंड बनेगा। Will the property of two chlorides will be similar or different? अच्छा, हाँ, आपके एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, ठीक है। अब आपको इस दोनों के क्लोराइड बनाने हैं। क्या बनाने हैं? क्लोराइड बनाने हैं, ठीक है। तो बताओ क्लोराइड कौन कौन से बनेंगे। तो जो क्लोराइड बनेंगे वो आयनिक होंगे या कोवेलेंट होंगे। तो जो आपका ए वाला है, ए के एटॉमिक नंबर कितना? 6। 6 मतलब कार्बन, कार्बन मतलब 2 और 4, सिंपल सी बात। दूसरा आपका है बी, एटॉमिक नंबर 11 मतलब 2, 8, 1। तीसरा आपको लेना क्लोरीन, आउटर शेल में कितना? 2, 8 और 7। अभी देखो ये क्या है? मेटल, और ये आपका क्या है? नॉन मेटल, और ये आपका क्या है? नॉन मेटल। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल में क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बनेगा? NaCl। और जब इसको इसको मिलाएंगे नॉन मेटल तो क्या बनेगा? कोवेलेंट। तो कार्बन और क्लोरीन का क्या बनता है? CCl4। तो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे, या आप समझो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसी है, इसी को बोलते हैं थिंकिंग जोन वाले क्वेश्चन। जब आप सोच रहे हैं हम लोग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको मेटल नहीं दिया, आपको सिर्फ उसने बोला ये एटॉमिक नंबर है, आपको एटॉमिक नंबर दे देगा, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देगा, और आपको वो सोचना है कि भाई ये इसका एटॉमिक नंबर ये है तो मेटल होगा नॉन मेटल होगा। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, 5th वाला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, वहां पर ये टॉपिक और भी क्लियर होता है। और क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अभी तक हमने जो पढ़ा है मेटल नॉन मेटल में। चलो गुड। आप कल के टेस्ट की अच्छी तैयारी करो, कल सब लोग टेस्ट दो। कल एसिड बेस सोल्ट का टेस्ट है, 1.5 घंटे का टेस्ट रहेगा, 36 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 12 बजे टेस्ट का टाइम रहेगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को तो आप लोग पूछ सकते हो।